सुबह शाम तक बिस्तर लाने बाकी ठीक है, डेडिकेशन चाहिए तैयारी के लिए। हाँ जी, और कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं? दूसरा ओके, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी प्रेजेंट में आईपीसी एंड टीपीए ये वाले है ना, जैसे अभी एट प्रेजेंट आपके एविडेंस आप लोगों का, आपके तो आईपीसी एंड सेकंड वन इज दिस। ओके, सोगा भी स्टार्ट हो गया। चलो, अब इसमें क्या है कि जैसे सिविल एंड क्रिमिनल वाला पार्ट है, जैसे तो इसमें आपके सिविल के जो सब्जेक्ट्स जैसे इसमें टीपीए वाला पार्ट भी एंड सोगा वाला पार्ट है, तो कुछ पॉइंट्स जैसे इंटर रिलेटेड भी हैं, जैसे इसके रिगार्डिंग रीजंस, जैसे इसके रिगार्डिंग की मर्केंटाइल लॉ वाला जो पॉइंट है जैसे इसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बेसिक कंसेप्ट सिस्टमैटिक जो ऑर्डर मेंटेन करने का है सिविल रिलेशंस के अंदर, और उसमें एक लीगल इंटेंशन वाला क्राइटेरिया है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्हीं चीजों के लिए कोडिफाइड लॉज है, ताकि अगर पार्टीज ने इनके बेस पर अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एक एंट्री कर ली है तो फिर कल को बाउंडेशंस रहेंगी, प्लस द पर्सन विल बी सपोर्टेड बाय द लॉ आल्सो। इफ यू विल फॉलो द लॉ देन लॉ विल प्रोटेक्ट यू, इफ यू डोंट फॉलो द लॉ लॉ विल नॉट प्रोटेक्ट यू। पॉइंट यही है कि एज पर लॉ आपको डायरेक्शन देगी, आपने ये करना है, जैसे उसके रिगार्डिंग ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर ये नहीं की तो फिर आपको फिर लॉ भी प्रोटेक्ट कैसे करेगी। जैसे पॉइंट वही है कि मान लो आपको, आपने किसी गाड़ी कहने को परचेज कर ली, आपने ले ली गाड़ी वहां से, उससे आरसी भी आपने ले ली, इंश्योरेंस भी ले लिया, पॉल्यूशन भी उसी के अंदर पड़ा है, आपने उसको कैश में पैसे दे दिए, कल को वो बंदा जाके एफआईआर करवाया मेरी गाड़ी चोरी हो गई, आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या होगा? अब भगवान तो आपके साथ है, सच्चे हो आप, पर अब भगवान के साथ होने से क्या होगा? आप काफी कह रहे हो चलो मंदिर में ले लो, गुरुद्वारे में चला जाता हूँ, वहां जाके कह देता हूँ मैंने पैसे दिए, मैंने गाड़ी परचेज की, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस क्या बोलेंगे? नहीं, क्योंकि भी अच्छा बताओ भी कहाँ लिखा है? एक दूसरा कोई फॉर्म्स पे साइन करवाए हैं? नहीं। फॉर्म नंबर 30, फॉर्म नंबर 29 किसी भी सिग्नेचर्स करवाए हैं कहीं? नहीं। क्या होगा वहां पे? अब कोर्ट क्या करेगी? वो भी ऑन ऑथ गवाही दे रहा है, आप भी ऑन ऑथ गवाही दे रहे हो वहां पे, भगवान को हाजिर नाजिर मान के सच्चाई, क्या होगा? किसके फेवर होगा जजमेंट? मिल जाएगी गाड़ी आपको या पैसे गए? पैसे गए। रीजन क्या? रीजन है इसका? प्रूफ नहीं है, लीगली वाला क्राइटेरिया लॉ को फॉलो नहीं किया जैसे उसके रिगार्डिंग। ये सिचुएशन भी है, जैसे सेम ऐसे आपने घर पे बैठ के मान लो ये न्यूज कॉपी है, जैसे आप इस पे लिख लिया, अभी किसी की 2 एकड़ जमीन परचेज कर ली, 40 लाख रुपए उसको गिनवा दी, साइन करवा लिए इसके ऊपर, अगले दिन वो किसी और को रजिस्ट्री कराने जा रहा है, आप वो कॉपी लेके पहुंच गए वहां पे ऑफिस में, देखो इसने मेरे को बेच दी, मिल जाएगी प्रॉपर्टी आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होगा? रीजन क्या रहेगा इसमें? यहाँ पर क्या है कि लॉ की एप्लीकेबिलिटी, अब टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का बेयर एक्ट लाओगे, साथ में रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी बेयर एक्ट साथ में ले आया करना, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी साथ में रख लेना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ एक प्रोविजन आएंगे, बट रजिस्ट्रेशन एक्ट के ज्यादा प्रोविजन आएंगे जैसे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि चीजें स्टार्ट होती हैं पॉइंट भी से इसके रिगार्डिंग की कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे सेक्शन 10, बेसिकली सेक्शन 10 ही सफिशिएंट है, उसके बेस के ऊपर एप्लीकेबिलिटी रहती है। सेक्शन 10 में एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, जैसे parties must be competent, free consent, lawful object, lawful consideration and not declared to be a void। ठीक है, ये बेसिक है, जैसे 4-5 जो कंडीशन सेक्शन 10 में दी गई। अब इसी चीज के रिगार्डिंग जैसे आप पॉइंट इसके रिगार्डिंग कर लो कि मान लो आपने अपनी बाइक किसी को दे दी, बदले में आपने कर लिया कि ठीक है ऐसा करना कि मेरे को एटलीस्ट 2 साल तक हर महीने 2 किलो ओपियम सप्लाई करते रहना, हो जाएगा? ठीक है, क्या रीजन होगा? बाइक देना
कोई क्राइम नहीं है, पर बाइक के बदले में जो लिया जा रहा है सामने से वो क्राइम है, एनडीपीएस एक्ट से हिट हो गया जैसे इसके रिगार्डिंग। दैट मीन्स वो इलीगल की कैटेगरी में चला गया, अनलॉफुल की कैटेगरी में चला गया। तो एक तरीके से ये हो गया। यही चीज मान लो बाइक आपने किसी की परचेज करनी है, उसको डरा धमका के वो बोल रहा था भी मैंने बाइक नहीं बेचनी, या किसी और बंदे को उसने बोला मैंने 70,000 की बेचनी है, आपने उसको धक्के से साइन करवा के 1 लाख रुपए दे दिए, उसको पकड़ो साइन करो, धक्के साइन भी कर दिए उसने। अब आप कह रहे हो 30,000 ज्यादा ही दिए, और क्या चाहिए? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या रीजन होगा? फोर्स यूज की गई है, फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे वहां पर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या हो गया? वोइडेबल हो गया, जैसे उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि कंसिडरेशन तो ज्यादा मिल गई ना बदले में, जैसे पैसे ज्यादा मिल गए, अगले ने बेचना ही नहीं है, तो वहां पर वो फ्री कंसेंट है ही नहीं, तो बाय फोर्स इलीगल मीन्स वगैरह से भी कुछ भी नहीं होगा जैसे उसके रिगार्डिंग, तो वो फ्री कंसेंट ही नहीं है जैसे सिचुएशन में। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे अब आपने किसी को प्रॉमिस कर लिया मैं तुम्हें भी ये बाइक दे दूंगा या बाइक दिलवा दूंगा, प्रोवाइडेड यू मर्डर जेड, ने मार दिया, अब कह रहे लाओ भाई बाइक दिलवाओ, हो जाएगा रीजन? हाँ, तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया, कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी, फ्री कंसेंट नहीं है, तो ऐसी जो सिचुएशन है सारी की सारी ऐसी ही चीजें सेक्शन 10 में कवर्ड है। कॉम्पिटेंसी वाली हम जो बात करते हैं उस तरीके से। अब सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे मान लो क्लास में ही है, नोट्स हैं आपके, अब 5-4 बच्चे नहीं आए हैं, वहां पे नोट्स पढ़े, किसी ने आगे पूछा भी ये नोट्स ले लो, अब आपके हैं नहीं, हाँ ले लो, दे दी उठा के आपने। अब जिसका थे वो आया, वो कहाँ है उसको पता रहा, उसके बाद वो कहता वापस होकर पूछ के लिए, क्या दूसरा पर्सन दे सकता है ऐसे बिना पूछे? यहाँ पर भी पॉइंट क्या हुआ कि एंटाइटल्ड पर्सन, जो ऑनर ही नहीं है तो फिर आगे बेटर टाइटल कैसे देगा? ये चीजें क्या है कि बेसिक नॉर्म में, और ये इक्विटी के पार्ट है। इक्विटी जनरली बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विटी क्या है? इक्विटी जो हम हिंदी में एक बात सिंपल बोलें कि जो चीज जायज है। जब ये लॉज नहीं थी तो सारे इक्विटी के प्रिंसिपल्स ही चलते थे, जैसे उसी के रिगार्डिंग थी चीजें, जैसे उसी के रिगार्डिंग। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी, और लॉ ऑफ इक्विटी वाला क्राइटेरिया क्या है? कॉमन लॉ का प्रोडक्ट है। अगेन कॉमन लॉ कौन सी लॉज को बोलते हैं? काफी कंट्रीज में कॉमन है, तो कॉमन लॉ भी कंट्रीज में कॉमन है, दैट इज ए कॉमन लॉ। बताओ, इंडिया में, पाकिस्तान में और नेपाल में, श्रीलंका में है, बस वो कॉमन होगी ना सब में, कॉमन लॉ हो गई। क्या होगा कॉमन लॉ का मीनिंग? क्या कुछ हद तक हाँ इंग्लिश लॉ, कुछ और इसमें यस, क्या मीनिंग है इसका वर्ड कॉमन लॉ का? कि भाई ये कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, ये वर्ड यूज कर लेते हैं, उसका क्या मीनिंग है? जिन कंट्रीज पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है दोज आर कॉमन लॉ कंट्रीज, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ लॉ एक है इसलिए। और कॉमनवेल्थ वर्ड बना हुआ है ना उसके रिगार्डिंग, कॉमनवेल्थ का मीनिंग क्या हो गया? वो उनके लिए कॉमन थी, सारी वेल्थ उनके लिए कॉमन है कि कहीं से लूट लो, वो वाला पार्ट हो गया ऐसे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी? जिन पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, दैट मीन्स वहां पर वो छाप भी छोड़ के आए हैं वहां की लॉ के रिगार्डिंग भी, तो वो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं। ठीक है, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो वहां पर क्या हो गया, इनिशियली हो सकता है कि वहां पे किंगशिप चल रही हो, कोई और रूल्स हैं वो चल रहे हो जैसे वहां पर, तो उसमें उन्होंने नए नॉर्म्स भी वहां पे अपने लाने की कोशिश की। प्लस वहां पे हो सकता है कि ऑलरेडी जो चल रहे रूल है सिस्टमैटिक ऑर्डर, उन्हीं को उन्होंने रीफ्रेमिंग कर दी हो, जहां पे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, नई लॉज नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, शुरू शुरू में जो जजेस थे वो ब्रिटिशर्स ही होते थे, उन्होंने जब भी कोई डिस्प्यूट आने लगे उनको इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। इससे इंट्रोडक्शन होगी कॉमन लॉ के बेसिकली उसके रिगार्डिंग, तो इसीलिए वो कॉमन लॉ कंट्री वाला क्राइटेरिया वो उसके साथ में अटैच हो गया उसके रिगार्डिंग।
और कॉमन लॉ वाला पॉइंट है वो इक्विटी के साथ में मिक्स है। इक्विटी का क्राइटेरिया क्या है कि बेसिकली जो गिवन सर्कमस्टांसिस में वो प्रॉपर है, तो ये होना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए, जाहिर सी बात है, ये वाला क्राइटेरिया। जिस बंदे का पोजेशन का राइट है किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसको डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता, कॉमन पॉइंट ही हो गया, ऐसे इक्विटी की बात ही होगी। इसलिए इन सारे प्रिंसिपल्स को इक्विटी प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और टीपीए इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी लॉ। जैसे अब इसमें जिन जिन टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग, वो इक्विटी से रिलेटेड है। किसी की प्रॉपर्टी है, उसको पैसे चाहिए, उसने उसके रिगार्डिंग राइट्स वगैरह दूसरे बंदे को दे दिए, भाई ये तुम्हें 1 साल 2 साल 4 साल के लिए देता हूँ, मेरे को इतने पैसे दे दो, इंटरेस्ट में ला लो 5 साल रख लेना, बट मेरे को पैसे दे दो। दैट मीन 5 साल खत्म, उसका बनता है प्रॉपर्टी वापस लौटाना, और उसका बनता है कि वो 5 साल से पहले प्रॉपर्टी मांगे ना। इक्विटी वाला क्राइटेरिया हो गया। एक बंदे ने प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दी, तो कल को उसके ऊपर कोई बाउंडेशन रूल रेगुलेशन किसी टाइप के नहीं लगाएगा वहां पर। जब प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी तब वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें तो बेच रहा हूँ, बट आगे तुम कभी भी किसी को नहीं बेच पाओगे। अगर किसी को बेची, या तो मेरे पास आ जाएगी, या मेरे आगे एलआर्स होंगे उनके पास चली जाएगी। जब बेच ही दी एब्सोल्युटली, तब उसकी मर्जी क्या भी करे। मान लो आपने गाड़ी बेच दी दूसरे बंदे को, बट बोला कि नहीं 60 से ऊपर कभी मत चलाना। जैसे मैंने जीपीएस लगाया है, पता लग गया, प्रूफ होगा, मैं वापस ले लूंगा, फिर बेची क्यों? पॉइंट ये आ गया ना उसी के। इक्विटी वाली बात है, जब जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मर्जी, वो क्या करे, जैसे बेचे करे, तोड़े फोड़े, जो भी करना, कुछ भी करे। तो ये चीजें क्या है, इक्विटी के प्रिंसिपल है ना, भी जो चीज जायज है वो वाली बात करो आप उसके रिगार्डिंग कंडीशन, या आपका राइट बनता है। जैसे एक ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को किराए पर दे दी, लीज पे या रेंट पे, बट उसने बोला कि रहना तुम रहोगे, तुम्हारी फैमिली रहेगी। ये नहीं किसी अपने फ्रेंड को बुला दिया, उसको देके चले गए, किसी और दूर के रिश्तेदार को बुलाया, तुम किराए पे रह लो। ये क्या होगा, यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं दी। अब उसकी मर्जी, आपने जहां पर पीजी है वहां पे आपने कमरा लिया है, अब आप अगले बंदे बोले मैंने कमरा ले लिया ना किराया, अब मेरी मर्जी कोई रहे थे यहाँ पे, ये होगा? क्या होगा, वो क्या बोलेगा, ये वाला पॉइंट ही रहेगा। रीजन उसने एब्सोल्युटली नहीं दिया आपको। ये ऐसी चीजें ही, यही प्रिंसिपल्स को इक्विटी के प्रिंसिपल बोलते हैं, और यही चीजें टीपीए के अंदर भी हैं, अलग अलग टॉपिक के अंदर। बस इसमें सिस्टमैटिक मैनर में दिया गया है सारा कुछ, है ये गाइडेड बाय दीज ऑल प्रिंसिपल्स, इसी के रिगार्डिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट अब जैसे इसके रिगार्डिंग ट्रांसफर के लिए रहता है, जैसे ट्रांसफर वर्ड भी यूज किया कर लिया जाता है, इसमें कन्वेंस भी वर्ड यूज किया जाता है। ट्रांसफर है वो हो सकता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनके मीनिंग इसी के अकॉर्डिंग ही है, जैसे इसके रिगार्डिंग कि प्रॉपर्टी कौन सी मूवेबल कौन सी इमूवेबल। अलग अलग एक्ट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर ही हैं, जो अलग अलग डेफिनेशंस भी देते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा डेफिनेशंस भी दी गई। एंड इवन एक पॉइंट क्या है कि जैसे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसी के अंदर ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी आपका कह रहे हो कि नया वाला सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो इसी का पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था सोगा। अब सोगा डील्स विद व्हाट, मूवेबल से या इमूवेबल से या दोनों से, मूवेबल से। जैसे उसके रिगार्डिंग उसमें वर्ड गुड्स है वो डिफाइंड है। गुड्स का क्या मीनिंग है, जो किसी एक परमानेंटली कहीं पर अटैच्ड नहीं है, शॉर्ट में मतलब यही चीज है। उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, वो क्रॉप का पार्ट हो सकता है, क्रॉप का शेयर हो सकता है, रूटीन की चीजें हो सकती है, आपके कॉपी पेन बेंच डेस्क चेयर टेबल, ये चीजें। ट्रीज हैं जो उनको एग्री टू बी सिवर्ड, अदरवाइज ट्रीज नॉट एग्री टू बी सिवर्ड, उसमें नहीं फॉल करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरिजिनली है 1872 का, तो दैट मींस सोगा के थ्रू मूवेबल्स का पार्ट है वो तो उसी टाइम पर आ गया था, जबकि टीपीए है कौन सी ईयर का, 10 साल बाद आया टीपीए, तो के बाद में, दैट मीन मूवेबल वाला पार्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था।
टीपीए वाला 10 साल बाद में आ रहा है एक्ट, बट क्या इसका ये मतलब है कि भाई इमूवेबल के रिगार्डिंग कोई लॉज ही नहीं थी? वो टर्म्स यूजेस कस्टम्स से ही चलता था, जैसे उसके उन्हीं के थ्रू होता था। इवन सोगा भी नहीं था, वो भी तो कोई ना कोई चीजें होती थी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट से पहले कस्टम्स एंड यूजेस का पार्ट था। जैसे पुराना बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता था एंशिएंट टाइम पर? एक्सचेंज। अब वर्ड एक्सचेंज है, टीपीए के अंदर भी एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, जैसे आप इंडेक्स को देखो, जैसे उसमें लिखा हुआ है, दैट मींस उन्हीं चीजों को मॉडिफाई करके डाला गया ना, थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर के लिए। कौन सा चैप्टर है एक्सचेंज का? हाँ, एक्सचेंज वाला कौन सा चैप्टर है? हाँ, तो ये एक्सचेंज कौन सी प्रॉपर्टी का है? मूवेबल का है, इमूवेबल का है, या दोनों का है? क्या लिखा है उसके अंदर? तो टाइटल दिया है उसमें ब्रैकेट में, उसी के जस्ट आप चैप्टर है वहां पर जाके देख लो, जैसे उसके रिगार्डिंग। ये एक्सचेंज दोनों के रिगार्डिंग है, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों के रिगार्डिंग। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक्सचेंज हो सकता है, इमूवेबल का भी हो सकता है। आप रूटीन में जैसे पॉइंट वही है ना कि इसके रिगार्डिंग की कई बार पुराना फोन एक्सचेंज करके नया फोन ले लेते हो। अगर उसकी हाई वैल्यू है तो लेस वैल्यू वाला नया ले लिया, एक पैसा नया नहीं दिया। लेस वैल्यू बन रही है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दिया, तो भी वर्ड एक्सचेंज यूज कर लिया। कई बार अपनी जमीन, अपना प्लॉट दूसरे के प्लॉट है, दूसरे की जमीन के साथ में बदले में ले लिया, कर लिया, ये भी चीजें एक्सचेंज है। दैट मींस क्या हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक्सचेंज हुआ और मूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक्सचेंज हुआ, दोनों तरफ में एक्सचेंज हो रहे हैं जैसे इसके रिगार्डिंग। बट एक्सचेंज के रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। फर्दर क्या होगा, एक बार टीपीए में आके दोबारा से हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी वापस उस पर्टिकुलर लॉ से डील करे। और इसीलिए रीजन क्या है, अब मैं लॉ तो एक कहीं सोगा की बात करूं, कहीं कॉन्ट्रैक्ट की, दैट मींस लॉज आर इंटरकनेक्टेड। आइसोलेशन में हम किसी लॉ को नहीं पढ़ सकते भी, अकेला हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, इस चीज के बारे में बात ही ना करें। क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी, हम ट्रांसफर किस चीज की कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? यही जो इमूवेबल है, मूवेबल। सेक्शंस हैं इसी के 1 से लेके 37। वहां पे टाइटल क्या लिखा हुआ है? जस्ट इंडेक्स में चेक कर लो चाहिए। 5 के जस्ट ऊपर में मेंशन क्या लिखा है चैप्टर 2 में? नीचे ब्रैकेट में वेदर मूवेबल और इमूवेबल, दैट मीन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। तो जैसे सोगा के लिए मैंने पॉइंट बोल दिया कि दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल। टीपीए कौन सी पे एप्लीकेबल है? बोथ, दोनों पे एप्लीकेबल है, मूवेबल पर भी, इमूवेबल पर भी, जैसे इस तरीके से एप्लीकेबल हो गया। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 5 के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 37 तक होना चाहिए, ये सारे के सारे ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल। तो दैट मींस ये जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना होगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे। तो मूवेबल का ट्रांसफर भी हो सकता है, इमूवेबल का भी हो सकता है। अब सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लो दो पार्टीज है ए एंड बी, इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नेचर हो गया मूवेबल और इमूवेबल। अब मूवेबल एंड इमूवेबल के रिगार्डिंग क्राइटेरिया क्या हो गया कि मूवेबल में भी दो टाइप की चीजें रहती हैं। जैसे एक सेक्शन 9 मेंशन किया हुआ आपके इसी में टीपीए के अंदर, 9 का टाइटल क्या? एक बार उसको रीड करना, वन लाइनर ही है जैसे। हाँ, इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड। ये लाइन तो एक लिखी हुई है यहाँ पर, बट इसका मीनिंग क्या है जैसे सेक्शन 9 के रिगार्डिंग, कि यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ में डील होता है। कैसे? जैसे पॉइंट वही आ गया उसी के रिगार्डिंग, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पेज पे लिख लिया, घर पे 40 लाख रुपए गिन लिए, दे दिए, कर लिए। क्या उतने करने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? नहीं, वहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और यही जो पॉइंट है, यहां से क्या हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग,
रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके अंदर मेंशन किया गया अगर प्रॉपर्टी है 100 या 100 से अबव वैल्यू की, उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है उसमें कंपलसरी राइटिंग है इम्प्लाइडली, और कंपलसरी राइटिंग है उसका सेक्शन 9 में ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता। सेक्शन 9 ने तो एक ही लाइन बोली ना, इन विच राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। राइटिंग किसमें चाहिए होगी? जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इम्प्लाइडली मीनिंग क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 से कम की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उसको आप ट्रांसफर कर लो ओरल के साथ में। ये में नहीं निकल रहा है, इसीलिए ये रीड विद हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ में। अब प्रॉपर्टीज मूवेबल है या इमूवेबल? मूवेबल में भी अब दो टाइप की चीजें हो जाएंगी इसके रिगार्डिंग, ऑर्डिनरी या स्पेसिफिक। ऑर्डिनरी में आप मान लो ये पेन, कॉपी और ये जो चीजें होगी, जैसे अब क्या हर बार आप एक राइटिंग बिल वो सारा कुछ मेंशन करते हुए, हाँ ये मैं पेन तुम्हें बेच रहा हूँ इतने पैसे में, आज के बाद जो चाहे इससे लिखो जो चाहे करो, ऐसा कुछ लिखा जाएगा? जो मन में है वो किया जाए, जैसे इसके रिगार्डिंग मेरे को कोई एतराज नहीं होगा, एक लीगल लैंग्वेज में जो वर्डिंग हो जैसे इसके रिगार्डिंग लिखा जाएगा इसमें? नहीं, रूटीन में होगा। बट एक गाड़ी की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, उसमें क्या था? गाड़ी के रिगार्डिंग क्या होगा? उसमें क्या मेंशनिंग होगी? क्योंकि अब एक सिंपल सी एग्जांपल है कि मान लो आपने गाड़ी दे दी, आपने चलो बेच दी, अगले बंदे ने मान लो 4 लाख की बजाय आपको 4,20,000 रुपए देगा, आप खुश भी, ठीक है गाड़ी भी दी, वो कहता कोई नहीं मैं 5-7 दिन में नाम करवा दूंगा। तीसरे दिन पुलिस आ गई आपके घर, गाड़ी मिली कहीं पर पहुंच गई, अब क्या होगा? रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि अब उसी से रीजन पता नहीं क्या, कुछ कोई क्राइम भी तो हो सकता है। इसलिए प्रायोरिटी पे क्या होना चाहिए? एज ए लीगल माइंड आप लोग तो प्रोफेशनल भी, गाड़ी बेचो तभी भी हाँ नाम, आज मैं गाड़ी हैंड ओवर तभी करूंगा जिस दिन नाम हो गया, स्टाम्प पेपर लिख के मेरे को दे दिया, फॉर्म साइन करके दे दिए, तुमने मेरे सामने अप्लाई कर, नहीं मेरे को तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, पैसे इधर देता हूँ, साथ पैसे दो और इधर मैं आरटीओ में वहां पे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि कल को कोई पंगा ही ना रहे उसके रिगार्डिंग। तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या होगा? यहाँ राइटिंग कंपलसरी नहीं होगी। स्पेसिफिक में यही व्हीकल्स वाला पार्ट आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के, जैसे ये चीजें आ गई, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये चीजें आ गई जैसे इसके रिगार्डिंग। इनमें क्या होगा? सिंपली क्या हो, शेयर वाला किसी के कहने से शेयर वाला पार्ट हो जाएगा। इनके अंदर भी क्या होगा? एक डिनोमिनेशन, एक सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा ना, जिसने परचेज किया। आज के टाइम में मान लो कोई भी ऑनलाइन ये ट्रेडिंग वाले जो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो वहाँ पे खरीदना बेचना, उनमें पैन कार्ड से लेके और सारी चीजें, क्यों वो चीजें असल में जब ऑनलाइन नहीं होते थे, दैट मीन इशू होते थे ब्रोकर के थ्रू होता था। आप ब्रोकर को ऑथराइज करके छोड़ते थे भी, हाँ वो ब्रोकर है और उसको ये मिलेगा, आप उसको टाइमिंग होल्ड भी करते भी, इस टाइम के लिए होल्ड कर लिया जाए, इस टाइम बेच दिया जाए, वैसी सिचुएशंस भी रहती थी। आज के टाइम पे क्या खुद आप डायरेक्टली होल्ड करने लगे, बस खुद ही खरीदने खुद ही बेचने लगे शेयर्स वगैरह कंपनी के। बट इनमें एक डिनोमिनेशन सर्टिफिकेशन तो है ना इसके रिगार्डिंग, एटलीस्ट नाम, वो एक फॉर्मेलिटी और प्रोसेस, वो वाला पार्ट जो कि आपकी डेली रूटीन की चीजों में नहीं होता। सब्जी वाले से खरीदते हो गई और लिखा जाता है, राइटिंग होती है कितने किलो ली, कितने ग्राम ली, नहीं। ऑर्डिनरी वाला पॉइंट हो गया ना उसमें। तो ऑर्डिनरी मूवेबल प्रॉपर्टीज जस्ट गिव एंड टेक 9 सेक्शन अप्लाई हो जाता है, ओरल ट्रांसफर, तो डेली वाली जो सारी चीजें होगी। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी या उसके लिए स्पेसिफिक मोड्स, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है 5 रुपए का भी शेयर हो, जरूरी थोड़ा कि वो 5,000 का, वो 5 लाख का शेयर होगा तो ही राइटिंग में करेंगे, क्योंकि वो कंपनी में एक शेयर होल्डिंग है। तो सर्टिफिकेशन आएगी, वहां पे रजिस्ट्रेशन ना हो, सर्टिफिकेशन जरूर होगा, सर्टिफिकेट जरूर इशू होगा, इसलिए वो डील विद दीज होंगे। तो ऑर्डिनरी में नॉर्मल सेक्शन 9 वाला अप्लाई हो जाएगा टीपीए का, जैसे इसमें। इनमें व्हीकल शेयर्स वाला क्राइटेरिया जैसे इसके रिगार्डिंग अप्लाई हो जाता है। जो है पॉइंट इमूवेबल का, जैसे इसके रिगार्डिंग, अब इमूवेबल के रिगार्डिंग ट्रांसफर्स है, जैसे इसके रिगार्डिंग, जैसे पॉइंट मैंने आपको ये बोला था अभी, इसमें लेस देन 100 वाला क्राइटेरिया, मोर देन 100 का क्राइटेरिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी अलग अलग मोड से ट्रांसफर होती है। अब इसमें अगर हम सिर्फ बात करें सेल के रिगार्डिंग,
अगर है लेस देन 100 रुपीज, एक है 100 और मोर, तो इसमें तो नॉर्मल हमारा वही सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। 100 और मोर है, यहां पर क्या होगा, सेक्शन 17 क्लॉज 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये अप्लाई हो जाएगा। और इसके कारण इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसमें चाहिएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। जिसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है उसमें कंपल्सरी राइटिंग ऑटोमेटिकली, ये वाला क्राइटेरिया भी इसके साथ में चलेगा इसे। तो इसमें स्पेसिफिकली वो रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा इसमें। प्रियम्बल को रीड करना एक बार। इसमें हर एक एक्ट का एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल का मीनिंग है कि उस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए वन लाइनर ये लिखना, रीड करना। एक्ट ऑफ द पार्टीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक वर्ड है एक्ट ऑफ पार्टीज, एक जनरली वर्ड है ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज एक ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब टीपी में क्या मेंशन किया वैसे इसके रिगार्डिंग एक्ट ऑफ पार्टीज, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे उसमें पार्टीज का खुद का इंटेंशन है ट्रांसफर करने का। अगर दोनों पार्टीज की इंटेंशन है देन ओनली प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड। अब इसमें स्पेसिफिकली जैसे ऑपरेशन ऑफ लॉ वर्ड आ गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ वर्ड के रिगार्डिंग पॉइंट क्या है, जैसे इसमें वर्ड यूज करते हैं इंटर वाइवोस। क्या मीनिंग है इसका, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, एक का एक दूसरे के नाम प्रॉपर्टी चलेगी। तो टीपीए की एक एप्लीकेबिलिटी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट के कारण, जब दो पार्टीज होंगी, दोनों लिविंग होंगी जैसे, तो उनके बीच में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो टीपीए एप्लीकेबल होगा। अगर लिविंग नहीं है फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला क्राइटेरिया। ऑपरेशन ऑफ लॉ के क्राइटेरिया अलग अलग भी हैं जैसे इसके रिगार्डिंग। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, इंटेस्टेट, बाय कोर्ट। अब इनमें अगर पार्टीज चाहती फिर तो जीते जी अपने आप का। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन कौन सी हुई, पहला पॉइंट एक एक करके इनको डिस्कस करें। हाँ, टेस्टामेंट्री का मीनिंग है बाय विल, एक पर्सन ने विल बनाई। विल एप्लीकेबल कब होती है, उसके जीते जी या मरने के बाद? मरने के बाद होगी। तो इंटरवाइवस हुआ कुछ भी नहीं हुआ, डेथ के बाद में हो रही है। जब तक डेथ नहीं होती तब तक एप्लीकेबल नहीं, तो इंटरवाइवस का रूल भी एप्लीकेबल नहीं। प्लस ये इंडियन सक्सेशन एक्ट है, विल की एप्लीकेबिलिटी, कल को विल प्रॉपर है कि नहीं, फ्री कंसेंट है कि नहीं, रजिस्टर करवाई थी, प्रोबेट ली है कि नहीं, उन सर्कमस्टांसेस के ऊपर उसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। टेस्टामेंट्री तो होगी बाय विल। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट है द पर्सन हु हैज डाइड हैविंग सम प्रॉपर्टी बट ही हैज नॉट मेड एनी विल, कोई वसीयत नहीं बनाई। तो वो जिस रिलीजन को बिलोंग करता है
उस पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसके लीगल हायर्स के नाम पे प्रॉपर्टीज चाहिए, वो है मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, एटसेट्रा। हिंदू में आ जाएंगे क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट। हिंदू लॉ का हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम लॉ का कस्टमरी लॉ है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो अप्लाई हो जाएगा। तो उसमें जो कस्टम भी है, जैसे मान लो मुस्लिम लॉ में कस्टम्स के अकॉर्डिंग हो गया, हिंदू लॉ में एचएसए हो गया, बट कस्टम्स आर हैविंग इक्वल फोर्स ऑफ लॉ। एचएसए क्या है? स्टैट्यूटरी लॉ, एक लॉ है, तो उसमें किसी बंदे ने कुछ किया नहीं, लॉ कह रहा है वैसे प्रॉपर्टी जा रही है, ये वाला पॉइंट हो गया। बाय कोर्ट वाला क्राइटेरिया कि कोर्ट की डिक्री के बाद में, और उसमें दोनों पार्टी कंटेस्ट कर रही है, उसको हम इंटरवाइवर्स उस तरीके से नहीं बोल सकते। हो सकता है एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन क्या होता है? जब किसी की प्रॉपर्टी, मान लो ए की प्रॉपर्टी है, बी का वहां पर 12 साल से ज्यादा का कब्जा है, और ए के रहते ही उसने वो कब्जा कर रखा है, एंजॉय भी कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो बी के राइट बन जाएंगे ए के अगेंस्ट, और उसको बोलेंगे एडवर्स। एडवर्स किसके? रियल ओनर के अगेंस्ट। कल को बी उसको अपना प्रॉपर्टी के तौर पे क्लेम भी कर सकता है, ए तो नहीं देना चाहता, बट बी उसको क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी को, वो बाय एडवर्स पोजेशन में चला जाएगा। लिमिटेशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अभी 12 साल तक अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं क्लेम की, गई प्रॉपर्टी आपकी, कब्जा भी अगले के पास है, गया प्रॉपर्टी सारी। कोर्ट के थ्रू डिक्लेरेशन हो जाएगी, कल को निकालना चाहेगा नहीं निकलेगा, कोर्ट ऑफ लॉ हो गया। ऐसी जो सिचुएशन में, इसी में क्या होता है कि कई बार बाय कोर्ट में कि किसी प्रॉपर्टी पर बेनिफिट्स वगैरह, चार्ज बोलते हैं इसे, उसको, इसके सेक्शन 100 में है चार्ज। चार्ज में क्या है? कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट्स हैं उसमें किसी और बंदे को राइट दे दिए जाते हैं। जैसे इस प्रॉपर्टी का रेंट मिलना चाहिए इसके ओनर को, बट वो इस प्रॉपर्टी के ओनर ने जिससे कर्जा लिया है, हो सकता है उसको अलाउ कर दिया जाए 50% रेंट या अगले 4 महीने का रेंट, ताकि वो कर्जा उतर जाए। अब वो बंदे को ना तो मिला कब्जा, ना मिली ओनरशिप यहाँ की, बट उसको इसमें बेनिफिट्स मिल गए। ये भी एक नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है, बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अटैचमेंट में तो क्या कि कोर्ट अपने पास रखती है, अटैच करके आगे सेल करेगी तब इसमें। मान लो अगर ये प्रॉपर्टी रेंट ही नहीं आ रहा है कुछ भी, प्रॉपर्टी की वैसे वैल्यू, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, जो ओनर है उसने किसी से कर्जा ले रखा है, कर्जा लौटाया नहीं, तो प्रॉपर्टी को कर दिया अटैच कर दिया, फिर भी नहीं दिया कर्जा, अब बोल दिया भी इसको बेचो, इससे पैसा निकलता है, उसका कर्जा चुकाओ। ये भी क्या होगा? देखा जाए ट्रांसफर, किसी दो पार्टीज ने बोला भी मैं खरीद रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, कुछ नहीं, ये क्या हुआ? ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय कोर्ट। ये सीपीसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, उस कैटेगरी में चला जाएगा। इन सिचुएशन जो मैंने इसमें बोली है, इनमें कुछ दो पार्टीज हैं जो मिल बैठ के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को फॉलो कर रही है। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं करे, बट प्रॉपर्टी तो बिक रही है, ट्रांसफर भी हो रही है, आगे से आगे भी जा रही है। अब जैसे मान लो एक ए ने विल कर दी कि भी मेरी प्रॉपर्टी है, उसके 3 बेटे हैं, तीनों के नाम हाफ हाफ, जो भी 1/3 ईच कर दी जैसे उसके रिगार्डिंग। अब उनके नाम जाएगी तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनको प्रॉपर्टी का? रिकॉर्ड्स में एंट्री करवानी पड़ेगी? जैसे ए की डेथ हुई, उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज थी, एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह से, उसके रिगार्डिंग उसकी वाइफ, उसके बेटे और बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी चलेगी। अब उनको रजिस्ट्री खर्चा देना पड़ेगा, म्यूटेशन करवानी पड़ेगी। म्यूटेशन ये एंट्री इन द रिकॉर्ड्स, तो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट वही है कि जैसे इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो वर्ड मैंने बोले थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये 2 मोड हो गए बेसिकली। ये वाले जो मोड्स हैं, टेस्टामेंट्री में हो गया बाय विल, वसीयत से, ये हो गया विदाउट विल एज पर द पर्सनल लॉ, ये बाय कोर्ट
चाहे इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री हो या फिर कोर्ट के बनाए हुए को टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो। इन सिचुएशन में जब लॉ कह रही है भी ऐसा करना चाहिए तो यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी होती है। अब इस चीज को हम फर्दर जैसे एक और एग्जांपल में डालें, मान लो एक प्लॉट है 100 या स्क्वायर यार्ड या 5 मरले कुछ है, ए ने ये बी को बेचना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें क्या कुछ मेंशन कर देंगे। टू बी प्रिसाइज एंड टू बी क्लियर, क्या करना चाहिए, पार्टीज के नाम आगे, टर्म्स एंड कंडीशंस आगे, कितनी प्रॉपर्टी है वगैरह ये आ जाएगा। हो सके तो उसका मैप है वो अटैच कर दो इसके साथ में, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, या खरीदने वाला सिर्फ पैसे दे रहा है बट नाम किसी और के करवाए जाए, जैसे मान लो उसके बेटे के उसके भाई के, पैसे मैं दूंगा नाम इसके करवानी है सेट के तीसरे बंदे के। ये सिचुएशंस, उसका कंसिडरेशन क्या है, सारे का सारा अमाउंट एक ही बार में देना है या हाफ हाफ में देना है, या आज सिर्फ एक बयाना ही किया है जैसे उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्री करवानी है, 2 महीने बाद रजिस्ट्री के डेट को बचे हुए सारे पैसे दे देने, ऐसी जो भी सारी कंडीशंस है वो सारी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। जब ये सारा कुछ होगा इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस वाला क्राइटेरिया। अब ये प्रॉपर्टी, अब जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे प्लॉट की बात की थी, तो यहाँ पे सोगा आएगा कि टीपी आएगा, सोगा का मैंने शॉर्ट में बताया जैसे आपको शुरू में, यहाँ पे अब सोगा की एप्लीकेबिलिटी आएगी कि टीपीए की एप्लीकेबिलिटी, टीपीए की आएगी। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो था ही था, यहाँ पे आगे हमें फर्दर प्रोविजन है टीपीए के अकॉर्डिंग, जैसे सेक्शन 9 की एग्जांपल हमने की थी ओरल ट्रांसफर, जहां पे राइटिंग नहीं चाहिए, ये वर्डिंग बोल दी उन्होंने। अब प्लॉट आ गया, टीपीए आ गया, तो टीपीए आ गया तो अब प्रॉपर्टी मैंने बताई दी आपको, मान लो चंडीगढ़ में प्लॉट है, अब टीपीए के साथ में रजिस्ट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, टीपीए के साथ में रजिस्ट्रेशन भी आएगा। उसके आने का रीजन क्या है, प्रॉपर्टी मूवेबल है और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन चाहिए जैसे उसके रिगार्डिंग, इसलिए यहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी आ गई। रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक तरीके से टू फोल्ड रोल है, एक तरीके से टू फोल्ड रोल कहने का मतलब क्या है कि एक जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, नाम पुराने ओनर का निकलेगा, नए ओनर की एंट्रीज होगी। क्या सिर्फ इतना, मतलब जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूं, ए ने बी को इसके प्लॉट के है कि मान लेते हैं कि 1 CR अमाउंट दे दिया, ए ने बी को पैसे दे दिए, इतने भर से ही वो एंट्रीज में नाम डिलीट और नया नाम की एंट्री हो जाएगी, क्या होगा, रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के लिए तो हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक और एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है, स्टैम्प एक्ट की। कर तो हम रहे हैं एक प्लॉट ट्रांसफर, उसकी बात कर रहे हैं, एक्ट हमने पैरेलल में 4 लिए हैं। अब जैसे एग्जांपल दूं, हरियाणा में, पंजाब में, पहले पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सिलेबस में, टीपीए भी सिलेबस में और रजिस्ट्रेशन भी सिलेबस में, स्टैम्प एक्ट नहीं है। हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन सिलेबस में, टीपीए और स्टैम्प एक्ट नहीं है। हिमाचल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए एंड स्टैम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट सिलेबस में नहीं है। 4 स्टेट की एग्जांपल दे दी आपको, एक ना एक मिसिंग है इसके रिगार्डिंग, बट है ये चेन। स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें लिस्ट प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्राइटेरिया रहता है उसके रिगार्डिंग। एक एग्जांपल मान लो, एग्जाम मैंने डाल दी, इसमें 1 CR है, इसका एक परसेंटेज अमाउंट गवर्नमेंट को एज ए रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी। जनरली men 8% and women 5% and blood relation may be free or maybe 2.5%, ये अमाउंट हो जाता है। कितना पैसा देना पड़ेगा सरकार को, सिंपल है ये तो, 8 लाख 8%, 8 लाख हो गया, 5%
5 लाख हो गए। ये जब तक गवर्नमेंट को नहीं जाएगा तब तक वो एंट्रीज नहीं होंगे। है दो पार्टीज की विशेष, इंटरवाइवोस है, वॉलंटरी नेचर उनका है, उनकी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा रही है। जो मैंने शुरू में आपको लाइन बोली थी, इफ यू फॉलो द लॉ, लॉ विल प्रोटेक्ट यू। और वो कॉपी पे लिखा हुआ उसमें क्या हुआ था, 40 लाख रुपए तो दे दिए, कितना बचाने की कोशिश थी, 8% के अकॉर्डिंग कितना बचाने की कोशिश थी, 3,20,000। ये हो गया 8 into 4 वाला पार्ट हो गया। 3,20,000 बचाने के चक्कर में कहीं 40 लाख ना चले जाए। हमेशा क्या होता है कि कलेक्टर रेट बोलते हैं, सर्कल रेट बोलते हैं, जैसे इनको रजिस्ट्री रेट बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है एक ही चीज के सारों के। हर जगह के जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग फिक्स किए होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी ने, कॉरपोरेशन ने, गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चरल लैंड के भी और रेजिडेंशियल के भी। स्क्वायर गज वाला रेट भी अलग अलग होता है, फीट वाला भी अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी लोकेलिटी है, कॉमर्शियल का अलग, रेजिडेंशियल का अलग। जैसे अभी एग्जांपल आपको दूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट का जैसे चल रहा है, वो लैंड एक्विजिशन वाला पार्ट चल रहा है, उसका एक अंबाला के पास से निकलेगा, तो उसमें क्या है कि 50-50 लैंड आनी है, क्योंकि वो ऑन बॉर्डर ही निकाल रही है उसको। 50% तो होगी उसमें पंजाब के एरिया, 50% होगी हरियाणा के एरिया में। हरियाणा का जो एरिया है वो अंबाला कैंट के एरिया में फॉल करता है और वो म्यूनिसिपल कमेटी की हद में है। उसके एग्रीकल्चरल लैंड का जो उनको मुआवजा मिलेगा वो 1.5 CR मिलेगा, और पंजाब वालों को मिलेगा 58 लाख। दोनों में कणकें खड़ी हैं, अभी सेम वही है, बट अब ये डिफरेंशिएशन क्यों? रीजन, एक कमेटी में आ गया, उसके कॉर्पोरेशन की हद में आ गया, अंबाला शहर की उसकी हद के अकॉर्डिंग वो वाला पार्ट हो गया, एक में वो दूसरा पार्ट हो गया नॉर्मल एग्रीकल्चरल लैंड में। एग्रीकल्चर कहने को दोनों एग्रीकल्चरल है जैसे उसके रिगार्ड। तो रीजन क्या हुआ कि वो उन्होंने रेट, उसमें एक हाई मेंशनिंग होगी जैसे उसके रिगार्डिंग। जब वो हाई मेंशनिंग होगी दैट मीन जो मिनिमम रेट होगा जिसके ऊपर रजिस्ट्री होगी, उससे कम पैसे होने को, वो 1.5 करोड़ वाली जमीन का हो सकता है 2 करोड़ पर एकड़ हो, बट सरकार आपसे 1.5 CR के अकॉर्डिंग पैसे लेगी। इसलिए होता क्या है कि ट्रांजेक्शन कैश में क्यों ज्यादा की जाती है, मतलब होता है जिन्हें 5 लाख बचे, 8 लाख बचे, 4 लाख, जितने बचते हैं जितने बचा लो, अनलेस अनटिल की कोई कंपनी ना हो, मल्टीनेशनल कंपनी ना हो, उनको क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। छोटी सी चोरी तो 1 रुपए की चोरी और करोड़ की चोरी, कल को नाम टैग लग गया तो धब्बा लग जाएगा वो MNC के ऊपर, इसलिए वो तो उसी मार्केट रेट जो चल रहा है उसी के ऊपर चलते हैं एक्चुअल रेट के ऊपर भी, क्योंकि उसी के बेस पे टर्नओवर हो। अदरवाइज क्या, मान लो एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा, जमीन खरीदेगा, मान लो एग्रीकल्चरल लैंड, मार्केट में 50 लाख पर एकड़ का रेट चल रहा है, गवर्नमेंट रेट में 25 लाख पर एकड़ का, तो 50% रजिस्ट्री खर्चा बचाएगा कि नहीं बचाएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगले बंदे को 25 लाख पर एकड़ के अकॉर्डिंग लिखवाएगा, रजिस्ट्री में अपने नाम भी करवा लिया, ऊपर वाले 25 लाख या 24 या 23 जितने में वो नेगोशिएशन हो गई, 20 लाख जो भी, वो कोशिश करेगा ऑफ द रिकॉर्ड कैश कैसे देगा। बट इस रीजन से इन दोनों का इंटरलिंकेज आता है आपस में, चारों ये जब कंप्लीट होते हैं तब जाके हम बोलेंगे भी हाँ ट्रांसफर हो गया। अब इनमें से एक भी चीज मिसिंग होती है, फिर फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ये तो हैंड इन हैंड फिर कंप्लीट भी नहीं, राइट नहीं राइज होंगे। जो पॉइंट बोला था मैंने कि सिंपल कॉपी पे लिख लिया, क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं होगी। भैया कि आपने फोन है, मान लो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, उससे 4,000 ले लिया आपने, अब इसमें होगी ट्रांसफर? मर्जी से दिया, मर्जी से पैसे लिए, सारा कुछ। ये ऑर्डिनरी चीजें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके रिगार्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें वो ओरल ट्रांसफर वाला रूल अपना अप्लाई हो जाएगा। बड़े जमीन बेचने वाला ये हो जाएगा, इसमें गाड़ी परचेज कर लिया, अब उसने आपको RC प्लस लो पकड़ो चाबी, अभी वो लो पकड़ो पैसे, अभी हो गया। उसी टाइम क्या होगा, डॉक्यूमेंट सामने रख के हाँ ये साइन कर दो। अगर हाइपोथेकेटेड है तो फिर NOC दो, इसके रिगार्डिंग NOC अप्लाई की है या नहीं की है, या फिर एक एग्रीमेंट किया उसमें लिखा भी अभी इतने पैसे पेंडिंग है क्योंकि NOC नहीं मिली, फॉर्म्स पे साइन करवा के ले लिए, अब गाड़ी ले लिए, ताकि कल को कोई FIR हो भी जाए, गाड़ी चोरी होगी तो आपके प्रूफ है ना भी हाँ ये रहा प्रॉपर जैसे उसके रिगार्डिंग। तो दैट मींस लीगल प्रोसेस को फॉलो करने वाला पॉइंट है। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है SC के रिगार्डिंग। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इसीलिए इसमें जो वर्ड आ रहा है, वर्ड ट्रांसफर में अब TPA के अंदर मोड्स दिए हुए हैं अलग अलग,
स्टार्टिंग में तो क्या है कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो 53A सेक्शंस तक इसमें प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है कि किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी पर क्या कंडीशन लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी हम रोक सकते हैं कि नहीं, आगे लिविंग पर्सन होना चाहिए या अनबॉर्न पर्सन को भी बेच सकते हैं वगैरह, ये सारी कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट इसके अंदर। और इन्हीं में ही बेसिक कंडीशन जैसे हम बात करें इसमें सेक्शन 5 एंड 7, सेक्शन 5 को एक बार रीड करना है इसमें। Section 5 Transfer of property defined. The following sections transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living person, and to transfer property is to perform such act. In this section, living person includes a company, associations, body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force relating to transfer of property to or by companies, associations or body of individuals. जैसे प्रीएम्बल में मेंशन किया होता है एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज में इम्प्लाइडली क्या है, एक्ट कौन कर रही है, लिविंग पर्संस। सेक्शन 5 में बार बार वर्ड लिविंग पर्सन ही यूज किया गया, सेकंड लाइन में जो वर्ड था लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 5 में एक तरीके से एसेंशियल्स प्रोवाइडेड हैं कि कब हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कंक्लूडेड मानेंगे। एन एक्ट बाय विच अ लिविंग, सेकंड लाइन में जो वर्ड लिखा है ना, एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, ये तो हो गया एक लिविंग पर्सन दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, दोनों लिविंग होनी चाहिए, वही बाय एक्ट ऑफ पार्टीज वाला वही चीज प्रिंसिपल। अगला वर्ड एसेंशियल, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो भी, कल आ जाना, कल पैसे ले लेना और कल रजिस्ट्री करवा लेते हैं, वो तो क्या हो गया प्रेजेंट। जैसे बयाना कर लिया आज, 2 महीने बाद रजिस्ट्री करवानी है, वो क्या हो गया फ्यूचर। इकरारनामा कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल, और रजिस्ट्री करवानी है 4 महीने बाद, वो वर्ड फ्यूचर में आ गया। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, खरीदने वाला एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं। उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है और टू हिमसेल्फ, अब 2 बार नहीं लिखा हुआ और टू हिमसेल्फ, वर्डिंग आ रही है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कई बार वो पर्सन जो है उसकी 2 डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज हो सकती हैं, जैसे एक माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन है, एक लीगल गार्डियन है जेड, इसकी प्रॉपर्टी बिकनी है और यही बंदा परचेज करना चाहता है जेड, तो देखा जाए गिवर एंड टेकर सेम पर्सन नहीं हो गया, when that person is having 2 legal capacities, तो इसमें ये स्टेटस बन जाएगा या तो खुद मिलके दूसरे बंदों के साथ में परचेज कर रहा है या फिर वो अकेला परचेज कर रहा है। इसलिए 2 बार, ये गलती से नहीं लिखा हुआ और टू हिमसेल्फ, और टू हिमसेल्फ 2 बार लिखा हुआ है ना यहाँ पे। एक तो चल रहा है और टू हिमसेल्फ सिंगल कैपेसिटी में, एक चल रहा है और टू हिमसेल्फ विद अदर्स। जैसे फर्स्ट पोजीशन में मान लो इसकी 4 एकड़ प्रॉपर्टी सारी इसने परचेज कर ली, सेकंड पोजीशन में जेड प्लस बी एंड सी, इन तीनों ने 4 एकड़ प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वर्ड तो दोनों में आएगा ना, और टू हिमसेल्फ, और टू हिमसेल्फ। तो यहां पर क्या होगा कि इसका जेड है लीगल गार्डियन, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, माइनॉरिटी एक्ट है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, 18 से जो नीचे का या अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके बिहाफ पर कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन होगा, डीजोर गार्डियन बोलते हैं जैसे उसके रिगार्डिंग, वो कोर्ट की परमिशन से इस प्रॉपर्टी को बेचेगा। तो इसने परमिशन कोर्ट की ले ली है एज ए गार्डियन, परचेज खुद ही कर रहा है, मार्केट रेट के ऊपर कर सकता है। एक कैपेसिटी होगी सेलर की, एक कैपेसिटी होगी बायर की, इसलिए इसमें वर्ड आ रहे हैं लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। पहला हिमसेल्फ है अकेला सारी परचेज कर रहा है, सेकंड हिमसेल्फ में है विद अदर्स, 2 बार में। एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, दैट मीन्स इसमें लिविंग पर्सन पे आ गया, और जो है पैराग्राफ उसमें ये मेंशन किया गया कि लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। शॉर्ट में कंपनी है, कंपनी परचेज कर सकती है कॉर्पोरेशन सोल के तौर पे, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसलिए वो भी लिविंग पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगी। जो भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो लिविंग पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेगा,
सॉरी ज्यूरिस्टिक पर्सन में, लीगल पर्सन में, वो लिविंग पर्सन की कैटेगरी में फॉलो करेगा। तो 5 में इन शॉर्ट में क्रक्स सा पॉइंट बोला गया, अभी कौन सी चीज को हम किस तरीके से देखें इसे। तो सारे का सारा जो पॉइंट बेसिकली आ रहा है इसमें कि कन्वेंस, ट्रांसफर, ट्रांसफर वर्ड आते ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है टर्म्स एंड कंडीशन और उसके रिगार्डिंग। एक सेक्शन 7 को रीड करना है इसमें। Section 7. Persons competent to transfer. Every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such property either wholly or in part, and either absolutely or conditionally in the circumstances to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. टाइटल में तो सिर्फ ये मेंशन किया कि पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कॉम्पिटेंसी वाला क्राइटेरिया यहाँ पर बेसिकली वही हो जाता है जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकते हैं, मेजर, साउंड माइंड, ये वाला क्राइटेरिया है। स्टार्टिंग वर्ड वही है, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वर्डिंग वही आ गई सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल, एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। एंटाइटल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? पर्सन, उसका टाइटल होना चाहिए, या तो उसकी लीगल कैपेसिटी हो या उसकी ओनरशिप और वो चीजें हो जैसे उसके रिगार्डिंग। ये थोड़ा है कि कोई प्रॉपर्टी किसी की आपके पास पड़ी और आपने वो बेच दी, क्या बेटर टाइटल जाएगा? नहीं, क्योंकि जब है ही नहीं आपको ही पता नहीं बेच सकते, फिर भी आपने ट्रांसफर कर दी किसी और, तो वो एंटाइटलमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। दैट मीन्स अगर वो बंदा आपको छोड़ के गया प्रॉपर्टी, भी ये फोन जैसे आपने यहाँ पे शॉप पे छोड़ दिया फोन कि भाई इतने पैसे अगर कोई देता हूँ ना इसको बेच देना, वो बंदा ओनर नहीं है बट आपने ऑथराइज कर दिया उसको, अब वो बेचेगा तो क्या हो जाएगा? ऑथराइजेशन होगी उसकी, ये रीजन हो गया। सेम आप अपनी गाड़ी बेचने के लिए किसी डीलर के पास में छोड़ दी, चाबी, कीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, दैट मीन्स वो भी क्या हो गया? ऑथराइज्ड। इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं जहां पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया आपने प्रॉपर्टी, मुख्तारनामा बोलते हैं इसे उसके रिगार्डिंग, मुख्तारनामा आम खास दो बोलते हैं इसे उसके रिगार्डिंग। तो ये जो चीजें आ गई सारी क्या होगी? ऐसे रूल ऑफ एजेंसी अप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है किसी एजेंट को। तो ये बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी या ये शॉपकीपर या ये जो चीजें कार डीलर वगैरह ये सारे हो गए, ये क्या हो गए? सारे एजेंट्स ही तो हैं, अथॉरिटी मिल गई उनको, दे कैन ट्रांसफर, टाइटल भी बेटर ट्रांसफर ही होगा। Authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer, reason authority के कारण, either wholly or in part। मान लो आपने जो बोला है कि 2 गाड़ियां हैं, एक को बेच देना, एक को किराए पे देना, दैट मीन एक को बेच सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी सारी नहीं बेचनी, 1 एकड़ ही बेचना है, 2 एकड़ ही बेचने, डिपेंड्स उसके अकॉर्डिंग। एंड आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। एब्सोल्युटली कोई कंडीशन नहीं लगानी, कंडीशन ये लगाई जा सकती है भी अगले बंदे के नाम पे बेच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। कंडीशंस का यहाँ पर आएगा सेक्शन 25 है जैसे इसका टीपीए का ही, उसमें एक टाइटल लिखा है, एक बार उसको रीड करना है उसमें। Conditional transfer. An interest stated on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy. सेक्शन जो 25 ऑफ इसका है आपका टीपीए का, इट इज रीड विद सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेम लैंग्वेज दोनों की सेम ही है, क्योंकि इसमें सेम की सेम कंडीशन ही बोलेगी भी, जो कंडीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो सेलर है वो कंडीशंस लगा सकता है कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। देखा जाए जिसमें हमने एग्रीमेंट टू सेल एंड रजिस्ट्री की डेट दोनों अलग अलग रखी, बट देखा जाए उसमें भी कंडीशन क्या है, रजिस्ट्री वाली डेट को अगर तुम सारे पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, कंडीशन ही है, उसने कोई उधार नहीं रखनी। अगर वहां पर बायर उस दिन सारे पैसे ना लेके आए तो क्या होगा? सेलर इज नॉट बाउंड टू ट्रांसफर,
क्योंकि उसको पूरे पैसे सामने से नहीं मिल रहे। मान लेते 50 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख एडवांस दिया, उसको बोला 2 फरवरी को आप 40 लाख रुपए लेके आ जाना, नहीं लेके आया। बेचने वाला पहुंच भी गया तहसीलदार के पास में, आया नहीं खरीदने वाला। अब क्या वो बाउंड है? वो 3 तारीख को उसको 40 की बजाय वो कहता है 10 लाख एक्स्ट्रा पकड़ो, क्या बाउंड है बेचने के लिए? अब नहीं, क्योंकि पॉइंट वो क्या था, कंडीशन पूरी करनी थी। अगर उसी कंडीशन लिखा होता कि जनवरी 30 तक 50% अमाउंट मेरे को दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम 2 फरवरी को रजिस्ट्री कराऊं, अगर नहीं दे पाओगे तो नहीं दूंगा। ये भी क्या होगी, कंडीशन। इस टाइप की वैलिड कंडीशन लगाई है तो है ठीक। जो उसकी इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, एक आधी रीड करना उनमें से कोई भी। 25 में इलस्ट्रेशन, Section 25 illustration A. He lets a farm to be on condition that he shall walk 100 miles in an hour. The lease is void. ठीक है, 1 घंटे में 100 माइल चलना पड़ेगा तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं, इम्पॉसिबल ही होगा। फर्दर Illustration B. A gives rupees 500 to be on condition that he shall marry his daughter C. At the date of the transfer, C was dead. The transfer is void. इम्पॉसिबल ही हो गया ना। जैसे वहां पे जिस टाइम जो कंडीशन बोली थी वो कंडीशन पूरी नहीं हो सकती, जैसे उसके रिगार्डिंग। मतलब सिंपली आपको कोई पर्सन बोलते हैं हाँ भी आप जज लग गए भाई 10 एकड़ तुम्हारे 2 साल के अंदर, ये भी मेंशन कर दिया। आप 2 साल 1 महीने बाद लग गए, अब आप क्लेम कर रहे हो 10 एकड़ जमीन, मिल जाएगी अगर विद इन 2 ईयर्स हो तो। कंडीशन पूरी, यही कंडीशनल ट्रांसफर है यहाँ पर, और क्या। तो कंडीशन किसी भी टाइप की। अगली इलस्ट्रेशन एक और रीड कर वैसे उसमें। Illustration C. A transfer rupees 500 to B on condition that she shall murder C. The transfer is void. अनलॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, तो लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होगा। तो वापस 7 पे आते हैं। इसमें वर्डिंग वही थी, एब्सोल्युटली और कंडीशनली। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो वैलिड कंडीशन हो वो तो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज सिंपली अभी हाँ आज क्या चलो रजिस्ट्री करवा लो, एब्सोल्यूट हो गया, खत्म, और कोई कंडीशन ही नहीं है उसमें। इन द सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंड एंड इन द मैनर, मैनर वर्ड आ गया, इसका कहने का मतलब क्या है, मैनर अलाउड एंड प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। ये कौन सी लॉ की बात हो रही है? मान लो गाड़ी है तो कौन सी लॉ की बात हो रही है? कार है, होगा भी है, मोटर व्हीकल एक्ट भी है। मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन किया हुआ है ना सारा कुछ, ट्रांसफर करवाना, फॉर्म नंबर और वो जो उसी के पार्ट है 29, 30, 34 जो भी है। एनी लॉ अगर है वो मान लो प्लॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो कौन सी लॉ की बात हो रही है? टीपीए, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन, ये वाला क्राइटेरिया हो गया। ऑर्डिनरी मान लो आपकी नॉर्मल कॉपी, फोन और ये चीजें हैं तो सोगा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा। यहाँ पर ही बात खत्म। रजिस्ट्रेशन में जाएंगे नहीं क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी थोड़ा है हर एक चीज की वहां पर, तो रजिस्ट्रेशन में भी नहीं जाना। टीपीए के बेसिक प्रोविजन है उनमें वही चीज होगा के अंदर है, दैट मींस वहां पे। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ये लास्ट लाइन अप्लाई हो जाएगी। कौन सी लॉ में हमने जाना है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे तो एज पर सेबी रूल्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसके रूल्स, क्योंकि शेयर्स है ना कंपनीज के शेयर्स हो जैसे। हाँ स्टॉक्स उसमें गुड्स में फॉल करते हैं, बट जैसे कार भी गुड्स है, बट मोटर व्हीकल एक्ट आ गया तो सोगा प्लस सेबी के रूल्स उसके अकॉर्डिंग, तो सर्टिफिकेट वाला क्राइटेरिया। इसलिए मतलब एड ऑन होगी ना चीजें। मतलब एड ऑन होने का मीनिंग क्या है कि जब आज से 100 या 200 साल पहले कंपनी नाम की मान लो कोई चीज है, कंपनी के शेयर्स वाला क्राइटेरिया कुछ भी नहीं था, तो ऐसे रूल्स हमें सेबी के रूल्स की या मोटर व्हीकल एक्ट की इनकी जरूरत ही नहीं थी। उस टाइम पर कोई रेड लाइट जंप वाले क्राइम थोड़ा होते थे, जैसे उसके टाइम पे गाड़ियां नहीं थी, रेड लाइट की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बात ही खत्म। सिस्टमैटिक ऑर्डर मेंटेन करने की बात है ना, कि थ्रू लॉज हो जाए, थ्रू रूल्स रेगुलेशन हो जाए, ट्रैफिक को भी सिस्टमैटिकली मेंटेन करने वाला पॉइंट है ना एक उसी के रिगार्डिंग। इसीलिए वो एड ऑन ये वाले सारी चीजें आ गई। जैसे कोई बुक लिख दिया आपने पॉइंट्स पे, स्टोरी पे, बेस्ट सेलर चल रही है, अब आपने वो राइट किसी और को दे दिए, ये गुड्स है कि नहीं है, प्रॉपर्टी है कि नहीं, पहला क्वेश्चन प्रॉपर्टी वाला पॉइंट होगा। तो यही चीजें ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या ये चीजें 200 साल पहले कोई सोच सकता है भी हाँ ये भी कोई वैल्यू होगी जैसे इसके रिगार्डिंग?
ऐसा कुछ रहेगा जैसे उसके रिगार्डिंग, मतलब एक वो लोगो वाला क्राइटेरिया आ गया ना जैसे उसके रिगार्डिंग। तो कोई बंदा जैसे यहाँ पे वो नॉर्मल फैक्ट्री इंडस्ट्रियल में लगा के वो 3 लाइनें लगा के टी शर्ट भेजता रहे, ठीक है, या कोई टिक लगा के बेचता रहे, बेच सकता है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मर्जी में लुधियाना में फैक्ट्री में लगा के और प्रिंट कर दिए, ठीक है, तो आपको मार्केट में 3000 की मिलेगी, मेरी 300 की ठीक है, क्यों नहीं बेच सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये चीजें आ गई जैसे इसके रिगार्डिंग वो क्राइटेरिया। तो इवन अब सोशल मीडिया पर भी वो एक चीजें फॉलो होने लग जाती है कि कोई पर्टिकुलर वीडियो या दिस इज वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, देयरफॉर वी कांट लाइव स्ट्रीम दिस। अदरवाइज क्या सिंपली वो लाइव स्ट्रीम वैसे ही होता है, क्यों ये मैचों के और इनके इतने राइट्स इतने इतने में बिकने लगे। वो चीजों का एक नया कैटेगरी, एक नई ग्रुप ऑफ गुड्स बन गई ना वहां पर, एक सारी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये नया एक कैटेगरी ऑफ गुड्स का क्राइटेरिया बन गया। तो इसीलिए क्या होगा, बेसिक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहने ही वाला है, उसके बाद में हम उस स्पेशल लॉ को इसके साथ में अटैच कर देंगे और उसमें वो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे, दैट मींस उन लॉज के अकॉर्डिंग हम इनको गवर्न करेंगे। इस तरीके से ये रिलेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी दो टाइप की रहती है जैसे जनरल एंड स्पेशल। क्या मीनिंग है जैसे जनरल एंड स्पेशल का? स्पेशल किसी पर्सन के लिए स्पेशल होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी कह देंगे। छोटे होते का आपका खिलौना है इसलिए संभाल के रखा है, स्पेशल प्रॉपर्टी, ये मीनिंग हो जाएगा। क्या होगा इसका मीनिंग जनरल एंड स्पेशल का? क्या रहेगा और कुछ? सोगा अवेरेक्ट है, अभी थी क्लास आपकी, इससे पहले वाली थी। सोगा अवेरेक्ट होगा आपके पास, इसमें देखना प्रॉपर्टी का मेंशन किया हुआ, डेफिनेशन क्लॉज है ना, उन्हीं में एक मेंशन किया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स वाले में देखो, जैसे उसमें स्टार्टिंग का सेक्शन 2 ही है ना, जैसे उसी में मेंशन किया हुआ है। जनरल और स्पेशल प्रॉपर्टी भी मेंशन किया हुआ है उसी में सेक्शन 2 के अंदर। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी को रीड करना एक बार, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। Section 2, subsection 11. Property means the general property in goods and not merely a special property. ये डिफाइंड है ना आपकी इसमें, फिर इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर बेसिक मीनिंग क्या है इस चीज का, जैसे जनरल प्रॉपर्टी में होती है एब्सोल्यूट ट्रांसफर, स्पेशल प्रॉपर्टी में होती है टेम्पररी ट्रांसफर। लीगल मीनिंग ये है इसका। एब्सोल्यूट ट्रांसफर वाला क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, आपका फोन है आपने बेच दिया, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर रूल्स। आपका फोन, आपके फ्रेंड का फोन खराब हो गया तो उसने बोला भी एक्स्ट्रा फोन पड़ा है, तब आपने बोला हाँ है, उसने कहा हफ्ते के लिए मेरे को दो क्योंकि मेरा फोन रिपेयर होके आ जाएगा, नया मैंने ऑर्डर किया आ जाएगा, आपने उसको फोन दे दिया। अब ये क्या है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी इस कैटेगरी में चली जाएगी। जो है सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, यहाँ पर क्या है कि ओवरलैपिंग चीजें हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने टेम्परेरी वर्ड लिखा हुआ है, टीपीए के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी करी है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मीनिंग है गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, ठीक है, गिरवी रखी है
अब क्या वापस अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है पर्सन? क्योंकि उसने बेच ही देता अगर नहीं वापस लेनी होती तो। एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे 17,000 रुपए पर किला अगले बंदे को दे दी 1 साल के लिए अपनी 40 एकड़ जमीन। ये जनरल है कि स्पेशल है? आप जैसे मान लो आपने पीजी लिया है रेंट पे, जनरल है कि स्पेशल? स्पेशल, क्योंकि रहने के लिए जैसे वहां पर तो रहने का राइट मिला है ऐसे, दैट मीन्स वो परमानेंट है कि टेम्परेरी? टेम्परेरी, तो स्पेशल में फॉल कर गया इस चीज के रिगार्डिंग, ये भी इसी कैटेगरी में फॉल कर गया। तो जनरल एंड स्पेशल का मीनिंग सोगा में भी वही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी वही है। इसी के ही इक्विवेलेंट मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा? अगर हम जमीन को गिरवी रखते हैं तो उसको हमने बोल दिया मॉर्टगेज की है, जमीन गिरवी रखी है। उसी का अगला पार्ट है बेलमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट का अगला टॉपिक कौन सा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में? प्लेज। मूवेबल्स में प्रॉपर्टी प्लेज होती है। ये जैसे लीज है, मूवेबल्स में क्या होता है? आपने कैब की है कैब जनरल है कि स्पेशल है? फिर ओला या उबर पे आपने कर ली तो स्पेशल है, फ्री थोड़ा ली है तो वो भी क्या है? हायर। किराए पर वो है, किराए पर जमीन है। वर्डिंग अलग अलग होगी ना दोनों के रिगार्डिंग, लॉज थोड़े से अलग अलग हो गए, अदरवाइज ओवरलैपिंग है, यही चीजें सेम की सेम यहाँ पर आ रही है। लाइसेंस, लाइसेंस भी वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि मार्बल वगैरह है इनकी, कोल वगैरह इनकी क्या होती है? माइंस होती है। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम बिंग मिलता है। इवन आप कह लो कि सैंड रिवर बेड से निकाल लें, उसका भी एक लाइसेंस मिलता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरीके से जैसे उसमें रहता है। तो वो परमिट हो गया एक तरीके से वहां पे सैंड निकाल के और बेचने का, जैसे उसके रिगार्डिंग। तो इसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, क्योंकि कोल जमीन से निकल रहा है, मार्बल ग्रेनाइट, मार्बल दूसरा कुछ और है वो वहां से निकल रहा है, सैंड है वो रिवर बेड से निकल रही है, ये सारी चीजें वहां पर आ गई। ठीक है, वहां उस प्रॉपर्टी से कुछ किया जा रहा है। और इसी तरीके से ही उसमें मूवेबल में वही स्पेशल क्या हो गया? बेलमेंट से उसके रिगार्डिंग वो वाला क्राइटेरिया भी आ जाएगा। तो मूवेबल्स में ये वाली स्पेशल प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट ये चीजें आ रही है जैसे इसके रिगार्डिंग। तो पॉइंट क्या है कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी पैसे लेके बेची गई हो, बिना पैसे के बेची गई हो, या प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया हो। पर तीनों केसेस, तीनों अलग अलग मोड हो गए ना। एक में कोई पैसा नहीं लिया, एक में पूरा फुल पैसा लिया, एक प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी कर ली। मानो 2 भाई है, कुछ ऐसे पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि इधर हमारा खेत है, इधर खेत है, बट दोनों के हाफ हाफ है। वो कहते हैं तुम इधर करो मैं इधर, हमारे दोनों खेत एक एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, कर लिए ट्रांसफर। तो बदला हो गया वर्ड यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग। वो क्या हुआ जैसे उसके एक्सचेंज। प्रॉपर्टी वो इमूवेबल है, इसलिए क्या होगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री का खर्चा सरकार को देना पड़ेगा। एक दूसरे को पैसा नहीं दिया, बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो नाम चेंज होंगे उसके लिए तो पैसा देना पड़ेगा। वो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट आ जाएगा, इसलिए स्टैंप पेपर पे लिखा जाएगा, स्टैंप ड्यूटी पे होगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, टीपीए की एप्लीकेबिलिटी, ऑल्दो इट इज नॉट अ सेल, इस तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। प्लेज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, हायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेस ही। मान लो सेल्फ ड्रिवन कार्स भी होती हैं, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये एक सिक्योरिटी मैंने डिपॉजिट करवा दी, रिसिप्ट दे दी, आप उसको 20 दिन के लिए लेके कहीं घूमने गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ड्राइवर के बिना,
अब वो क्या है, जनरल है कि स्पेशल है? स्पेशल होगी जैसे उसके रिगार्डिंग। तो दैट मीन्स जो सोगा में जो मेंशन किया गया, अब सोगा में उस वर्ड को डिफाइन कर दिया उन्होंने जैसे उसके रिगार्डिंग, तो ऑलमोस्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो 50 साल बाद का एक्ट है टीपीए के। तो जब भी नई लॉ आती है वो और रिफाइन होती है, क्लैरिफाई करती है कुछ चीजों को। इसलिए सोगा जब 1872 में था, अलग करने का रीजन भी क्या था उसमें से कि काफी सारे प्रोविजंस वो नहीं थे प्रॉपर। जैसे आज की डेट में क्या है कि अब सोगा तो था पहले से, बट सोगा को भी एक सप्लीमेंट करने वाली एक और लॉ है। कौन सी? 1986 की है, कुछ सुनी हुई हो? गाड़ी ले आए, मान लो आप गाड़ी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, फोन ले आए, फोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला क्राइटेरिया क्या है? तो सप्लीमेंट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने पर्पस के लिए, तो अब देखा है 1932 के बाद इतने साल बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, दैट मीन सोसाइटी डेवलप हो रही है, इसलिए नई नई लॉ आ रही है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो आज से, अब कितने साल पुराना लॉ है आपके सामने देख लो, 40 साल हो गए। 1882 का है, 18 वो हो गए, 22 हो गए, 100 साल। तो 140 ईयर्स पुरानी जो लॉ है, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग लॉज हैं, बट आज भी एप्लीकेबल है। दैट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली फ्रेम हुआ होगा तभी तो आज चल रहा है। आईपीसी से भी पुराना है, वो चले आ रहे हैं ऐसे उसके रिगार्डिंग। तो इसमें जो चीजों से डील कर रहे हैं वो बेसिक चीजें इन ऐसी टाइप की चीजें मेंशन की हुई, जो ऊपर वाले सारे टॉपिक हैं। लाइसेंस अलग है, इसमें नहीं आ रहा, इसके अलावा लीज, मॉर्टगेज, ये यही तो सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। टीपीए इज डीलिंग विद दीज थिंग्स ओनली। अलग अलग चैप्टर्स में यही चीजें सारी मेंशन की गई, और इसमें जहां जहां पर जो प्रोविजंस हैं मूवेबल इमूवेबल दोनों पे अप्लाई हो रहे हैं, वो तो हम 1 से लेकर 37 इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो इमूवेबल पे हम सिर्फ इमूवेबल के अकॉर्डिंग उनको डील करना है, बट रेफरेंस आते रहेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कभी कभार जैसे अभी आज एक दो प्रोविजन जैसे कॉन्ट्रैक्ट का भी पढ़ लिया है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ गई, तो वो अपने को साथ साथ में थोड़ा चलना पड़ेगा इसके रिगार्ड, ठीक है ना। तो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि सोगा बन चुका है, तो मूवेबल के लिए सोगा सफिशिएंट है, बट इमूवेबल के लिए और कोई लॉ नहीं है, यही है टीपीए वाला पार्ट है, इसलिए टीपीए की एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर्ली अपना स्टार्ट। डायरेक्ट नहीं है जिनके पास, डायरेक्ट ले आना। Any doubts?